मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। हमने बोहर एटॉमिक मॉडल की सक्सेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम इसकी लिमिटेशन डिस्कस करेंगे। पहली लिमिटेशन है कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं जिनको हाईली सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट में ऑब्जर्व किया गया, तो ये पाया गया कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइन्स हैं वो फाइन लाइन से मिलकर बनी हुई है। तो जो फाइनर लाइन्स बन रही है वो क्यों बन रही हैं, उनका कारण क्या है, इसको बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरी इसकी लिमिटेशन है कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, ऐसे एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन एटम की स्पेक्ट्रल लाइन्स क्यों बन रही है, उनको भी ये एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर सका। और ज़ीमैन इफेक्ट, व्हाट इज ज़ीमैन इफेक्ट? जब स्पेक्ट्रल लाइन्स को हाई मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया गया तो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट कर गई, टूट गई। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट। तो ज़ीमैन इफेक्ट क्यों हो रहा है, इसको बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसी तरह से स्टार्क इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट को भी बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। और इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन है, बोहर एटॉमिक मॉडल मॉलिक्यूल की शेप नहीं बता सका कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, उसके बारे में बोहर मॉडल ने कुछ नहीं कहा। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। इसके बाद है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और हेंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दो नए कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस हुए। इन कॉन्सेप्ट की वजह से बोहर एटॉमिक मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया। तो ये कुछ एक लिमिटेशंस थी बोहर एटॉमिक मॉडल की। अब हम इन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। 1924 में फ्रांस के साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने कहा कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं उनके साथ वेव जुड़ी हुई होती है। जब भी माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल मूव करेगा तो वो वेव की तरह मूव करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूव करेंगे तो वो कैसे मूव करेंगे, दे विल मूव लाइक वेव, इस तरह से मूव करेंगे। ठीक है। और उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। और इस वेव को हम बोलेंगे मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स। तो जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मूव करेंगे तो वो वेव्स की तरह मूव करेंगे। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ता रहेगा, उसका मास बढ़ता रहेगा, तो उसके साथ जो वेव जुड़ी हुई होती है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी और उसको ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होता रहेगा। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत फिट बैठता है। इसके बाद है डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं? एनर्जी के दो रिलेशन को हम कंबाइन करेंगे और इसको ड्राइव करेंगे। पहला एनर्जी का रिलेशन जो मैक्स प्लैंक ने दिया इज इक्वल टू एच न्यू, और दूसरा एनर्जी का रिलेशन आइंस्टाइन ने दिया इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों एनर्जी के लिए रिलेशन दिए गए, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हमने इससे पहले देखा कि एक रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ न्यू की जगह हम सी अपॉन लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन आएगा एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, और लैम्डा के लिए रिलेशन आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ये जो रिलेशन निकला ये किसके लिए निकला, फॉर फोटोन ऑफ लाइट। लाइट के जो पार्टिकल हैं जिनको हम फोटोन बोलते हैं उनके लिए रिलेशन निकाला गया। अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट c को v से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास नया रिलेशन आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। और ये जो रिलेशन है ये किसी भी दूसरे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होगा। और एम वी की जगह हम पी लिख सकते हैं, मोमेंटम होता है ये, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इसका मतलब क्या है, लैम्डा मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ईजी भी है। नेक्स्ट टॉपिक है हेंसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेंसेनबर्ग ये साइंटिस्ट का नाम है जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1927 में ये प्रिंसिपल दिया। इन्होंने क्या कहा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या है कि किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हम एक साथ साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम 100% एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते।
अगर हमने पोजीशन को 100% एक्यूरेसी से फाइंड आउट किया तो उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी, उसमें वो करेक्ट नहीं होगा। अगर हमने मोमेंटम को एक्यूरेसी से फाइंड आउट किया तो उसकी पोजीशन ठीक नहीं होगी। इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। इसमें डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल है तो वो एक्यूरेट होगा, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल होगी तो डेल्टा पी की वैल्यू लार्ज होगी। डेल्टा एक्स एक्यूरेट हो गया तो डेल्टा पी इनएक्यूरेट हो गया, उसमें अनसर्टेनिटी आ गई। इसी तरह से अगर डेल्टा पी की वैल्यू स्मॉल है तो एक्यूरेट होगा, लेकिन उस केस में डेल्टा एक्स की वैल्यू लार्ज हो जाएगी तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो साइमल्टेनियसली एक साथ हम पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर कर ही नहीं सकते, दोनों को एक साथ। हमें पता है P किसके बराबर होता है, mv। यहाँ पे भी हमने यूज़ किया mv की जगह हमने P लिखा, वही है ये P इज इक्वल टू mv। तो हम डेल्टा P कैसे लिख सकते हैं, m डेल्टा v। तो यहाँ डेल्टा P की जगह हम ये रिलेशन लिख देंगे, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, और m को हम राइट साइड ले गए, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई m। तो ये वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन निकल गया, ये मोमेंटम और पोजीशन का रिलेशन है। छोटा सा एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 की पावर -6 किलोग्राम, मतलब मिलीग्राम लिया हुआ हमने, मिलीग्राम में ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, तो उसके लिए अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 6.626 इंटू 10 की पावर -34 kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 1 4, और पाई की वैल्यू कर दी 3.1416, और m जो यहाँ पे दिया हुआ है मास 10 की पावर -6, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 5.27 इंटू 10 की पावर -29 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 1। तो जो अनसर्टेनिटी की वैल्यू आएगी वो बहुत ही कम आ रही है, किस केस में, मिलीग्राम ऑब्जेक्ट के लिए। तो जैसे ही मिलीग्राम इतनी कम आ रही है कि इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो मिलीग्राम के लिए इतनी कम आ रही है, तो मिलीग्राम से ऊपर जैसे वेट बढ़ता रहेगा तो जो अनसर्टेनिटी की वैल्यू है वो बहुत ही कम आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। हमारी डे टू डे लाइफ में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में ऐसे ऑब्जेक्ट से डील करते हैं जो हमें नेक्ड आई से दिखते हैं, तो इसका मतलब उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। वेट बहुत ज़्यादा हो गया तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू।